Hello everyone, welcome to my YouTube channel Healing While Hustling. I hope all you are doing well and आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। एंड हमने प्री हिस्टोरिक एज के भी सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं जो भी यूपीपीएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे वैदिक पीरियड के पीवाईक्यूज, ठीक। आज हम वैदिक पीरियड में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आज हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, वैदिक पीरियड पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा एक रोड मैप दे देती हूँ जिससे आपको उसको समझने में, क्योंकि वैदिक पीरियड में काफी चीजें हैं ना, तो टर्म समझने के लिए वो आपको इजी होगा, ठीक है। जैसे ये है। तो वैदिक इंडियन स्क्रिप्चर्स में दो चीजें हुआ करती थी, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति मतलब होता है कि जो चीजें सुनी गई है, जिन चीजों को सुनकर और तब उनको आगे बढ़ाया गया है, और एक चीजें वो थी जिनको याद किया गया है, जो स्मृति में थी, जिनको याद करके लिखा गया है, ठीक है। तो जो वेदास थे, श्रुति से ना चार चार वेदास को लिखा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और वेद के ही आगे के जो सेक्शंस बने वो हुए वेदांग हुए, उपवेद हुए, और संहिता, ब्राह्मण और आर्यन का, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको एक आइडिया होगा कि कौन सा किसका पार्ट है, फिर उसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब तो थी श्रुति, ठीक है। वेदांग है, वेदांग में भी 6 वेदांग होते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्रा। उपवेद में अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, ये उपवेद है, ठीक। उसके अलावा वेदों को ही समझने के लिए उनको आगे क्लासिफाई किया गया, जिसमें संहिता लिखी गई, ब्राह्मण लिखे गए और आर्यन लिखे गए, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट है, वेदों का ही। अब दूसरा पार्ट है कि जो स्मृति थी, जिनको याद करके लिखा गया, विच इज 18 पुराण हुए हमारे, ठीक है। तंत्रास हुए, धर्मशास्त्र हुए, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई, इतिहास में रामायण और महाभारत लिखा गया, और बाकी जो हमारे आचार्य है, जगत गुरु है, उन्होंने जो लिखा वो सब, जो हमारे भक्ति संत ने लिखा, रसिक ने लिखा, वो सब क्या कही गई, उनको स्मृति कहा गया, ठीक है। तो इसमें इतना हम मतलब मोटा मोटा एक बार समझ लेंगे, तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें इजी होगा समझने में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस टेक्स्ट में पाया गया, सबसे पहले किस टेक्स्ट में उसको, सबसे पहले किस टेक्स्ट में वो मिला, गायत्री मंत्र जो हमारा है। तो विच इज फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमारा जो गायत्री मंत्र है वो पाया गया, ठीक। तो गायत्री मंत्र किस गॉड को डेडिकेटेड है, इट इज डेडिकेटेड टू सवितुर भी कहते हैं इसको, और सावित्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सवितुर भी कहते हैं और सावित्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको किसने कंपोज किया था, इट इज कंपोज्ड बाय, इसको कंपोज किया था महर्षि विश्वामित्रा ने। किसने कंपोज किया था गायत्री मंत्र को, महर्षि विश्वामित्रा ने इसको कंपोज किया था, यानी इसको लिखा था। और ये ऋग्वेद के 3rd मंडल में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में ये पाया जाता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देयर इज सिमिलैरिटी इन ऋग्वेद एंड अवेस्ता। अवेस्ता इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। ये कह रहा है कि ऋग्वेद और अवेस्ता में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अवेस्ता एसोसिएटेड है किस रीजन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अब अवेस्ता क्या है, जिसे ऋग्वेद हमारी एक रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, वैसे ही अवेस्ता भी होली बुक होती है, ठीक है, यानी एक रिलीजियस टेक्स्ट है। और होली बुक किसकी होती है, ये जोरोस्ट्रियन की, जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन होता है, उसी की होती है, ठीक है। हाँ, रिलीजियस बुक, होली बुक होती है अवेस्ता, कहाँ की, ईरान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज द एंशियंट मोस्ट वेदा अमंग द फॉलोइंग। इन सब में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, आई होप ये तो सबको ही पता होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसी में सबसे ज्यादा कलेक्शंस मिलते हैं, किसके, हाइम्स के, ठीक है।
सबसे ज्यादा जो है, सबसे बड़े ज्यादा कलेक्शंस किसके, हाइम्स के, यानी मंत्रों के जो भी कलेक्शन सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में पाए जाते हैं, और सबसे पुराना भी ऋग्वेद ही है। विच इज द मोस्ट एंशियंट वेद, अगेन ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ वेदांग, ये कह रहा है इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है, वेदांग मतलब वेदों का अंग नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ वेदास। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति, क्योंकि अभी मैंने आपको एक जो माइंड मैप दिया था उसमें बताया था कल्प, उसमें 6 वेदांग होते हैं हमारे। कितने वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। कल्प, निरुक्ता, शिक्षा, एक होता है हमारा ज्योतिषा। कितने वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। तो 1 2 3 4, ज्योतिषा और व्याकरण, छंद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे वेदांग होते हैं। कल्प, निरुक्ता, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। इसमें पूछा है कौन सा वेदांग नहीं है, तो स्मृति हमारा वेदांग नहीं है। स्मृति क्या होता है, स्मृति लीगल टेक्स्ट होती है हिंदुइज्म की, लीगल टेक्स्ट होता है हिंदुइज्म का स्मृति, हिंदुइज्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the Vedas Sabha and Samiti are called as the two daughters of प्रजापति, यानी कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 डॉटर्स कहा गया, 2 डॉटर्स यानी बेटियां कहा गया है प्रजापति की। तो किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में जो है ना, सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की बेटी कहा गया है। अब सभा और समिति क्या होती थी, अब होता क्या था वैदिक पीरियड टाइम पे ना, 2 तरह की बॉडी होती थी, बॉडी होती थी, यानी एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, असेंबली काइंड ऑफ चीज होती थी। ठीक है, आज भी कहते हैं ना सभा बैठ रही है, बड़े लोगों की सभा। तो ये वहीं से चल के आ रहा है कि जो सभा होते थे वो जो विलेज के एल्डर्स हुआ करते थे, जो बड़े लोग होते थे, उन उनकी जब मंडली बैठती थी, जब वो लोग कोई चीज मतलब जब वो लोग एक साथ बैठते थे किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, डिस्कशन के लिए, तब उनकी जो मंडली होती थी उसको सभा कहते थे। और जब जनरल असेंबली हुआ करती थी किसी चीज के लिए, जिसमें किसी भी कम्युनिटी का आदमी जो है पार्ट ले सकता था, उसमें कोई भी जनरल आदमी बैठ सकता था, तो उसको कहते थे समिति। ठीक है, इन दोनों को प्रजापति की बेटी कहा गया है, क्योंकि प्रजापति क्या था उस टाइम पे, हाई गॉड माना जाता था, इसको हाईएस्ट गॉड माना जाता था वैदिक टाइम पे प्रजापति को। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ये सब चीजें कहाँ है, ये अथर्ववेद में दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ये कह रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की इनमें से कौन सी संहिता है। अब देखो, आपको पता है कि एक होता है यजुर्वेद, ठीक है, 4 वेद में से एक वेद कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 पार्ट है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, ये पूछ रहा है अब, एल है, ये पूछ रहा है कि इनमें से जो संहिता है, अब मैंने अभी बताया था आपको कि जो वेदास है ना, उनको समझने के लिए भी उनको सेक्शंस में बांट दिया गया था, जैसे और अच्छे से समझने के लिए कि जैसे संहिता लिखी गई है ना, अरण्यक लिखे, अरियंका लिखे गए, ठीक है, और उपनिषद हुए, ब्राह्मण हुए, ये सब इसके सेक्शंस थे, मतलब ये इन्हीं के पार्ट थे वेदों को ही समझने के लिए। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सी संहिता जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा वजसनेयी संहिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वजसनेयी संहिता, यानी जो वजसनेयी संहिता है ना, वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज, ऋग्वेद की बेसिक स्क्रिप्ट क्या थी, देवनागरी भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, ऋग्वेद में जो भी लिखा है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, तो युग वे
सॉरी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपको दे रखा है, और ये पूछ रखा है कि इसमें से मतलब मैच करना है हमें कि इनके अंदर किसमें से क्या लिखा हुआ है। सो अगर हम ऋग्वेद की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में सब क्या लिखा हुआ है? हाइमन्स एंड प्रेयर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाइमन्स एंड प्रेयर्स। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? यजुर्वेद में हाइमन्स एंड सेक्रिटिशियल रो लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? सेक्रिटिशियल लोज लिखे हुए हैं। हाइमन मतलब ऋग्वेद में मतलब लिखे हुए हैं मंत्र वगैरह, प्रार्थनाएं लिखी हुई है। यजुर्वेद में लिखे हुए हैं मंत्र भी और सेक्रिटिशियल, यानी जैसे सेक्रीफाइस किए जाते थे ना, अश्व मतलब फोर सेक्रीफाइस किया जाता था, या बाकी जो भी बलि वगैरह दी जाती है, वो सब कैसे दी जाएगी, क्या दी जाएगी, वो उसके लॉ लिखे हुए हैं, उसके नियम कानून लिखे हुए हैं। तो वो किसमें लिखे हुए हैं? यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। थर्ड वन इज सामवेद। सामवेद यानी सोर्स ऑफ म्यूजिक। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सामवेद से हमें पता चलता है म्यूजिक का। शाम को ही तो म्यूजिक सुनते हैं ना आदमी, जब थक हार जाता है तो शाम को बैठ के क्या सुनता है? म्यूजिक सुनता है। तो सामवेद में क्या लिखा हुआ है? सोर्स ऑफ म्यूजिक। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद। तंत्र मंत्र और सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब वशीकरण। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? तंत्र मंत्र विद्या जो है, जो वशीकरण है, वो सब कहाँ से पढ़कर सीखी है लोगों ने? वो अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4213। 4213 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। इनमें से कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, यानी ऋग्वेद में से ही निकाल कर उसको बनाया गया है? दैट इज सामवेद। अभी हमने पढ़ा सामवेद क्या है? सोर्स ऑफ म्यूजिक। ठीक है। शाम को बैठ के क्या सुनते हैं? म्यूजिक सुनते हैं। तो सामवेद में ना लगभग 1549 क्या है, वर्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है। और इनमें से 75 जो है वो बाद में जोड़े गए थे। यानी जो बाकी के जो भी है ना, 75 को हटाकर बाकी के जो भी है, रेस्ट है, जो रिमेनिंग है, वो सब कहाँ से लिए गए? वो सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो जो सामवेद है वो सबसे छोटा वेद है। कैसा वेद है? सबसे छोटा वेद है। और जो आप सब स्वर जो होते हैं ना हमारे, सारे गा मा पा, वो सब कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। इसीलिए तो इसको कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ म्यूजिक है। तो ये जो हमारे सब स्वर है वो भी कहाँ से लिए गए हैं? अगर क्वेश्चन आए कि हमारे सब स्वर कहाँ से लिए गए हैं, तो वो सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्ली मेंशन अबाउट आयुर्वेद द साइंस ऑफ लाइफ इज फाउंड इन। आयुर्वेद के बारे में कहाँ से मिलता है? मतलब कौन से वेद में आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ हमें मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद से। ठीक है। अथर्ववेद से हमें मिलता है आयुर्वेद। ठीक। और अथर्ववेद का नाम जो रखा गया था वो सेज अथर्व के नाम पे रखा गया है। सेज मतलब संत जो हो गए हैं। ठीक है। संत अथर्व, ऋषि जो हो गया अथर्व, उनके नाम पे इसको अथर्ववेद कहा गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक रिलीजन वॉज। ऋग वैदिक टाइम पे जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो कैसा हुआ करता था? उसको पॉलीथिस्टिक था रिलीजन। पॉलीथिस्टिक का मतलब ये होता है, पॉलीथिस्टिक रिलीजन का मतलब ये होता है जब लोग नेचर की वर्शिप करते हैं। वो किसी मूर्ति पूजा में नहीं मानते, वो नेचर को वर्शिप करते हैं। नेचर वर्शिप जैसे कि वो लोग इंद्र को मानते थे, जिसको गॉड ऑफ रेन कहा जाता है ना। अग्नि में मानते थे, अग्निदेव की पूजा करते थे वो। ठीक। तो वो नेचर की पूजा करते थे। और जो लोग नेचर की जो लोग नेचर में मानते हैं, जो नेचर को अपना धर्म मानते हैं, उनको पॉलीथिस्टिक रिलीजन कहते हैं उस चीज को। ठीक है। उसको कहते हैं पॉलीथिज्म में बिलीव रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीपल ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड बिलीव्ड बेसिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो ऋग वैदिक टाइम के आदमी थे, लोग थे, वो किस चीज में बेसिकली किस चीज में बिलीव करते थे? तो अभी मैंने बताया कि वो लोग सेक्रीफाइस करते थे और रिचुअल्स करते थे। क्या करते थे?
सेक्रीफाइस करते थे और रिचुअल करते थे, क्योंकि आइडल वर्शिप तो नहीं करते थे, मोनोथिज्म नहीं था, पॉलीथिज्म था। पॉलीथिस्टिक पॉलीथेसिटिक पॉलीथेसिटिक उनका रिलीजन था, गॉडेस वर्शिप नहीं थी। हाँ, वो सेक्रीफाइस बहुत करते थे, रिचुअल्स बहुत करते थे, तभी तो हाइम्स वगैरह सब लिखे हुए हैं ना ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड गोत्र occurs फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी आप गोत्र तो आप सबने हमने भी सुना होगा ना कि इसका गोत्र ये है, उसका गोत्र ये है, लेकिन ये गोत्र वर्ड आया कहाँ से? तो ये आया ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ये आया। ये जो टर्म है, ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो ये टर्म है, ये ऋग्वेद में लिखी बनी, ठीक है। लेकिन गोत्र को एज अ ट्रेडिशन जब शुरू किया गया, भाई मतलब ऋग्वेद में लिख दिया इन्होंने, गोत्र नाम की कोई चीज होती है, ठीक। लेकिन इसको ट्रेडिशन में लाना, भाई अब आज के टाइम में क्या है, शादी भी होती है तो गोत्र देख के होती है ना, तो ये ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ कि गोत्र देखना, या पूजा के टाइम पे भी गोत्र को बोला जाता है ना, ये जो ट्रेडिशन में आया, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये अथर्ववेद से हुआ, जब इसको एज अ ट्रेडिशन इसको यूज किया गया, तो ये अथर्ववेद में इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में जो मंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए है? अग्नि, वरुण, विष्णु या यम के लिए? तो अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करें तो इसमें तो है अग्नि, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं इंद्र की। अगर इसमें ऑप्शन में इंद्र भी होता तो हम इंद्र टिक करते, क्योंकि सिर्फ इंद्र के लिए ही 250 वर्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इंद्र के लिए 250 वर्सेस लिखे हुए हैं। फिर जो है सेकंड नंबर पे आता है अग्नि। अग्नि ऐसा पावरफुल डेटी माना जाता था, जिसके लिए 200 के आसपास वो लिखे गए हैं, वर्सेस लिखे हुए हैं। और थर्ड नंबर पे, सेकंड पे अग्नि, और थर्ड नंबर पे आता था वरुण, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में इंद्र नहीं है, इसलिए हमने अग्नि लगाया। लेकिन अगर इसमें इंद्र होता तो हम इंद्र लगाते, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मंत्र लिखे गए हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? इंद्र भगवान के लिए लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वैदिक एपिक द वर्ड वर्ण इज फाउंड एट फर्स्ट। अब ये जो वर्ण सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, वर्ण सिस्टम जिसकी वजह से आज भी कास्ट सिस्टम इतना प्रिविलेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये वर्ण जो वर्ड है, ये सबसे पहले कहाँ पे लिखा हुआ मिला, मतलब सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो ये भी ऋग्वेद में ही देखने को मिला, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ मिला, जिसमें वर्ण सिस्टम लिखा हुआ है कि हाँ, वैदिक सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था। और 10th मंडल में, कौन से मंडल में? 10th मंडल में। अगर आपको याद होगा तो हमने थर्ड मंडल में क्या पढ़ा था? शुरुआत में ही सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि थर्ड मंडल में ऋग्वेद के क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही मंडल बने हैं इसमें, मंडल मतलब बहुत सारे मंडल है इसमें ऋग्वेद में, जिसमें 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण सिस्टम का आपको, मतलब वर्ण सिस्टम का क्या बोलेंगे, वर्ण सिस्टम मेंशन मिलता है इसमें। और थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिक विच मेंशन अबाउट पुरुष मेधा यज्ञ, पुरुष मेधा यज्ञ इज। ये कह रहा है कि इनमें से किसमें पुरुष मेधा यज्ञ, मतलब पुरुष मेधा एक यज्ञ यज्ञ होता होगा उस टाइम पे, उसके बारे में किसमें लिखा हुआ है? तो इसके एविडेंस उसके बारे में मेंशन जो है वो कहाँ पर है? सतपथ ब्राह्मणा, ठीक। देखो, ये दोनों तो पार्ट है यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और ये है ब्राह्मण। मैंने बताया ना, ब्राह्मण अलग थे और ब्राह्मण अलग थे, उपनिषद हो गए, ये ऐसे डिवाइडेड थे, मतलब सेक्शंस में बट गए ताकि इनको समझा जा सके। संहिता हो गए, अर्यन का हो गए, ठीक। तो इसने बोला, तो इसने तो इसने बोला कि जो पुरुष मेधा यज्ञ है उसके बारे में कहाँ मेंशन है? तो सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेधा यज्ञ के बारे में मेंशन मिलता है हमें, ठीक है। और कौन करते थे इस यज्ञ को? करते कौन थे? तो इसको ब्राह्मण
और क्षत्रिय, इन्हीं दो कम्युनिटी के लोगों को अलाउ था इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का ऑर्डर ये हमसे पूछ रहा है, सही ऑर्डर क्या है। तो ये कह रहा है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन, फिर उसके सब सब कैटेगरी होती है ना वैसा। तो सबसे पहले आती है वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद। उपनिषद को इसलिए वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत हो जाता है ना यहाँ पे, इसलिए इनको उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, और इसलिए सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। गोपत एक ब्राह्मण है, जिसे मैंने अभी बताया, ब्राह्मण है इसमें बहुत सारे, सतपथ ब्राह्मण हो गया, गोपत ब्राह्मण हो गया। तो ये पूछ रहा है कि जो गोपत ब्राह्मण है वो किस चीज से रिलेटेड है। बेसिकली गोपत ब्राह्मण से पहले मैं बताऊं आपको कि ये ब्राह्मण क्यों लिखे गए, मतलब ब्राह्मण क्या थे। ये ब्राह्मण टेक्स्ट जो थे, ये ना प्रोसेस बताते हैं, जैसे जो भी सैक्रिफिशियल एक्ट्स लिखे हुए हैं, जो भी सैक्रिफिशियल एक्ट्स लिखे हुए हैं, उनकी प्रोसेस क्या होगी। जैसे भाई, जैसे अभी हमने पीछे उसमें पढ़ा था ना, वेद में कि, एक मिनट, तो जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या बताते हैं, सैक्रिफिशियल एक्ट्स बताते हैं। यानी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो यजुर्वेद है उसमें हाइमन्स और सैक्रिफिशियल लॉज लिखे हुए हैं, उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं। तो जो ब्राह्मण है वो प्रोसेस बताते हैं, उसमें तो लिखे हुए हैं कि ठीक है ये सैक्रिफाइस करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण्स में इन्होंने प्रोसेस बताई है कि इनको कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे इसको करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगी क्या नहीं होगी। तो वो सब किस में लिखा गया है, ब्राह्मण में लिखा गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण है अत्रिय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद का है, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का ही है गोपत ब्राह्मण। जो गोपत ब्राह्मण है वो किससे रिलेटेड है, अथर्ववेद से रिलेटेड है। फिर आता है सामवेद। सामवेद के चार ब्राह्मण है, तांडिया, जैमिनिया, पंचविश और सदाशिव, सदाविशा, सदाविशा। ठीक, और एक बचा आपका यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसके दो ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय एंड शतपथ। तो जो हमने पीछे शतपथ ब्राह्मण पढ़ा था वो किस में आता है, वो यजुर्वेद में आता है। ठीक है, और जो गोपत ब्राह्मण है वो अथर्ववेद में आता है। तो आपको एक ऐसे याद रखना है कि अथर्ववेद का तो एक ही है, सिर्फ अथर्व वेद का केवल एक ही है, गोपत ब्राह्मण। ठीक है, गो, अथर्व, गो। और सामवेद के चार ब्राह्मण है, शाम को, तांडिया, जमनिया, पंचविश और सदविश। ठीक, और ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिक के दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिक की। मतलब ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसे पूछ लेगा, मतलब ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ब्राह्मण पूछता है, और ये ऐत्रेय और कौशिक के बारे में तो उसने पहले भी पूछ रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड यवा referred in Rigved is applied for which agro product। ये कह रहा है, यवा जो वर्ड है ये मेंशन है ऋग्वेद में, तो ये किस चीज के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो बारले को यवा कहा गया है, ऋग्वेद में बारले के लिए यूज किया गया है वर्ड यवा। इसके लिए बारले, बारले मतलब होता है जौ। ठीक है, तो और बाकी को अगर हम देखें, राइस को कहा गया है ब्रीही। क्या कहा गया है, व्रीहि। वीट को क्या कहा गया है, गोधूम। गोधूम कहा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें
और बाकी अगर हम टर्म्स देखें तो ब्लैक टी को क्या कहा गया है? उड़द। ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब इन क्रॉप्स के बारे में भाई, ये क्या हो गया? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? डिलीट डिलीट क्या हुआ? मिटा कैसे? तो हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड यवा रेफर्ड इन ऋग्वेद इज अप्लाइड फॉर विच एग्रो प्रोडक्ट? यानी यवा वर्ड जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है, उस वो किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है? किस चीज को यवा कहा गया है ऋग्वेद में? यूज किया गया है बार्ले। बार्ले मतलब होता है जो। क्या होता है? जो को कहा गया है यवा। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है। इसके अलावा राइस को क्या कहा गया है? ब्रीही। वीट को क्या कहा गया है? गोधूम। ठीक। एंड ब्लैक टी को क्या कहा गया है? उड़द। उड़द की दाल जो होती है। ठीक। ये कहा गया। और हमें ये सब क्रॉप्स को क्या कहा गया, क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, ये सब के हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है शतपथ ब्राह्मण से। किससे? शतपथ ब्राह्मण से हमें ये सब बातें पता चलती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक मैंने संहिता बताई, कथक संहिता। कथक संहिता, उससे हमें पता चलता है एक फ्लो मिला है। फ्लो मतलब हल। एक हल जो है 24 बैल उसको खींच रहे थे। ये भी पता चलता है उसको, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक हल जिसको 24 बैल खींचते हुए खींच रहे थे। ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। किससे? कथक संहिता से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज? किस रिवर को क्या कहा गया? मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ये किसके लिए यूज किया गया है? ये रिवर सरस्वती को ये कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आपको ये तो आपने याद करे भी होंगे। जैसे जो बाकी जो रिवर्स के नेम है वो भी याद करने हैं। जैसे रावी को पुरुषनी कहते हैं, झेलम को वितास्ता, चिनाब, अक्षिणी, सतलज, सितुदरी, ब्यास, बिपाशा, घग्गर, सरस्वती। सरस्वती का पुराना नाम क्या था? घग्गर। ठीक है। और दृषादवती हाकरा को कहते हैं। और सदा नीरा कंडक हो गई, गंडक हो गई, कुर्रम कुरु हो गई, सुवस्तु कुनार हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक चीज और, ऋग्वेद में 25 रिवर्स जो है मेंशन है। कितनी रिवर? 25 रिवर्स मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स भी लिखा हुआ है। वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषनी। इसको आप ऐसे याद कर लो कि 10 किंग्स मतलब बेसिकली पिछले टाइम में तो जो बैटल्स होते थे वो आदमी ही लड़ते थे। तो पुरुष पुरुष लड़ रहे थे उस बैटल को। कौन लड़ रहे थे? पुरुष। और इसको 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स को क्या कहा जाता है? दशाराज्ञा भी इसको बोला जाता है। दशाराज्ञा। दशराज्ञा यानी इसमें 10 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। और ये किस नदी के किनारे? पुरुषनी, जो आज के टाइम में रावी नदी है। ठीक है। पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था ये। ठीक। और इसमें कौन था? किंग सुदास,
किंग सुदास वर्सेस कोलिएशन था 10 राजाओं का। मतलब इस तरफ किंग सुदास थे और इस तरफ 10 राजा थे। तो जो किंग सुदास थे उनको लीड कर रहे थे वशिष्ठ। उनको लीड कर रहे थे वशिष्ठ। जो किंग सुदास थे उनके मेंटर थे वो थे वशिष्ठ। और जो इधर कोलिएशन थी उसको लीड कर रहे थे उनके मेंटर थे विश्वामित्रा। और ये वही विश्वामित्रा है जिसने गायत्री मंत्र लिखा है, ठीक है, ऋग्वेद के थर्ड मंडल में। ठीक, ऋग्वेद के थर्ड मंडल में जिसने लिखा गायत्री मंत्र वही है विश्वामित्रा, जो इन 10 राजाओं का जो कोलिएशन था उसको लीड कर रहे थे। और इधर किंग सुदास थे जो जिनको वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ इनको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे, जो आज के टाइम में रावी नदी भी है। और ऋग्वेद में इसका मेंशन मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स इसको कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निष्का ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया स्टैंड फॉर। एंशियंट इंडिया के टाइम पे निशका किस चीज को कहा जाता था? ठीक, तो ये कहते थे गोल्ड ज्वेलरी को। निशिका हमने पढ़ा भी है, आगे भी पढ़ा है, जब इसको कोइन कहा था। कोइन मतलब कोइन ज्वेलरी होती थी जिसको नेक के अराउंड पहना जाता है। बोले तो गले का हार आप इसको कह सकते हैं, गले का हार होता है। ठीक, the term nishika, which meant an ornament in Vedic period, were used in later times to denote an coins। ठीक है, बाद में इसको coins कहा गया। शुरुआत में ये एक ज्वेलरी होती थी जो नेक के अराउंड पहनी जाती थी। इन विच उपनिषद, किस उपनिषद में यमा नचिकेत कन्वर्सेशन ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज इज फाउंड। यानी यम और नचिकेत की जो कन्वर्सेशन है वो किस उपनिषद में मिलती है? यानी ये दोनों बात कर रहे थे तो उसको किस उपनिषद में लिखा गया? वो लिखा गया कठो उपनिषद में। किस में लिखा गया? कठो उपनिषद में लिखा गया। और कठो उपनिषद में ही हमने सबसे पहला जो मेंशन मिलता है ओम। ओम मंत्र जो है ना जिसका हम उच्चारण करते हैं ओम, तो वो भी कहाँ पे देखने को मिलता है? वो भी कठो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बाकी हाँ, किसमें मिलता है? कठोपनिषद में ओम का ओम भी मेंशन है। तो ये किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। अगर छंदोग्य उपनिषद है उसमें ही कृष्ण को सन ऑफ देवकी बताया गया है। माता देवकी कहा गया है ना कि माता देवकी उनकी माँ थी कृष्ण की। वो भी इसी में ही है। और इसमें मोनिज्म की थ्योरी भी यहीं से आई है। मोनिज्म की थ्योरी भी कहाँ मिलती है? छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। जो 4 आर्य ट्रुथ बताए गए हैं, जो 4 आर्य सत्य बताए हैं बुद्धा ने, वो भी यहाँ पे मेंशन है। जो महावीर की थ्योरी है लीव एंड लेट अदर्स लीव, वो भी यहीं से मिलती है। लीव एंड लेट अदर्स लीव, ये जो थ्योरी है महावीरा की, वो भी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? छंदोग्य उपनिषद से ही देखने को मिलती है। ठीक है। हम्म, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सी नदी को सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर को सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC which describes the Vedic god has been found in। एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें वैदिक गॉड को डिस्क्राइब किया गया 14th century BC का। तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है बोगाज कोई से। कहाँ से मिला है? बोगाज कोई से, जो कि टर्की में। ये एक मीनार है, एशिया की एक मीनार है जो कहाँ पर है? टर्की में है। तुर्की है जो कहाँ पर है? टर्की में है। अब इसमें ना इंद्र, इस मीनार पर मेंशन है इंद्र, मित्र, वरुण और नशात्या। ठीक है, इन 4 इंडियन डेटी के नेम्स यहाँ पे, हिंदू इंडियन डेटीज के नेम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनु स्मृति इज बेसिकली रिलेटेड टू लो।
लीगल टेक्स्ट है, एंड दूसरा जो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है। और ये पहला संस्कृत टेक्स्ट है जिसको ट्रांसलेट भी किया था। मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया था 1794 में। किसने करा था? सर विलियम जोन्स ने। किसमें? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति को। इंग्लिश में किसने? विलियम जोन्स ने। Which of the following was considered as valuable asset during ऋग्वैदिक पीरियड? अच्छा, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे ना वैल्यूएबल असेट माना जाता था इनमें से किसको? जैसे आज के टाइम में तो बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हो जाती है, जैसे भाई जमीन भी हो गई, सोना हो गया, बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल है। लेकिन वैदिक पीरियड के टाइम पे इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या माना जाता था? उस टाइम पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती थी काऊ। ठीक है। और गाय को ही ये लोग अगन्या कहते थे। क्या कहा जाता था? अगन्या कहा जाता था। और जब इस गाय के लिए ना बैटल्स भी होते थे, मतलब युद्ध हुआ करते थे, तो जब इस हाँ, सबसे ज्यादा युद्ध इसी के लिए होते थे, काऊ के लिए ही। और जब गाय ढूंढते थे ना तो उसको कहते थे, मतलब जिसे गाय ढूंढ रहे हैं तो वो क्या बोलते थे कि गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता था गाय ढूंढना। किसी की गाय खो गई है तो उसको ढूंढना क्या कहते थे? काव सर्च, यानी गाय को ढूंढना कहते थे। और जो इसके लिए युद्ध होते थे, इसके लिए जो बैटल हुए करते थे, उसको गविष्ठी कहते थे। क्या कहते थे? गविष्ठी कहा जाता था। गविष्ठी कहा जाता था। ठीक। और एक कम्युनिटी होती थी पानी, ऐसा कहते थे, चुरा लेती थी, ऐसा कहा जाता था। ठीक। विच एनिमल वॉज कॉल्ड अगन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? तो ये कह रहा है कि वैदिक पीरियड के टाइम पे अगन्या किसको कहते थे? हमने अभी पढ़ा, गाय को अगन्या कहा जाता। गाय को क्या कहा जाता था? अगन्या कहा जाता था। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जो इंडियन नेशनल मोटो है हमारा, सत्यमेव जयते, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। आई थिंक ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, ये क्योंकि पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्राइम्स। ठीक है। और जो मुंडको उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। माना क्या जाता है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद। तो ये जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, वहीं से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट टॉक्स अबाउट साल्वेशन? कौन सा वैदिक टेक्स्ट है जो साल्वेशन की बात करता है? उपनिषद बात करते हैं साल्वेशन की। किस बात की? किसकी? साल्वेशन की बात करते हैं उपनिषद। साल्वेशन मतलब मोक्ष। कौन से उपनिषद बात करते हैं? कौन बात करते हैं? उपनिषद में साल्वेशन की थ्योरी दी गई है। ठीक है। कितने उपनिषद है हमारे पास? 108 उपनिषद है। कितने मिले हैं? केवल हमें 13 ही अभी तक ज्ञात है। 13 उपनिषद कौन कौन से हैं? केन, कथा, ईशा, छंदोग्या, बृहद्रनिका, मुंडक, मैत्रेयी, श्वेतेश्वर, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेयी, कौशिकी, शासनोपनिषद, तैत्तिरीय। ये सब क्या है? हमारे उपनिषद है। ठीक है। और सबसे ठीक, ये हमारे सब क्या है? उपनिषद है। तो हमारे कितने? 108 उपनिषद है। और इनमें से हमें केवल अभी 13 ही मिल पाए, मतलब 13 ही हमें ज्ञात है अब तक। हम 13 ही हमें पता है। ठीक। अच्छा, एक ना पेसिमिज्म, जो निराशावाद की थ्योरी होती है, वो कहाँ, कौन से उपनिषद में मिली है देखने को हमें? मैत्रायनी। मैत्रायनी में सबसे पहली बार निराशावाद यानी पेसिमिज्म की बात की गई थी। ठीक। और कठोपनिषद, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, कठोपनिषद में किस चीज की? डेथ। डेथ के बारे में सबसे पहली बार किसमें? कठोपनिषद में कहा गया। किसमें कहा गया? कठोपनिषद में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद आर टेक्स्ट ऑन फिलोसफी। उपनिषद जो है किस चीज पर बेस्ड है? फिलोसफी पर बेस्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद देयर इज अर्लीस्ट मेंशन अबाउट पेसिमिज्म? अभी हमने ये पढ़ा था कि पेसिमिज्म के बारे में सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है?
तो मैत्रियानी में सबसे पहली बार मैं पेसिमिज्म मतलब निराशावाद बात जो निराशावाद था ना कि हाँ किसी चीज के लिए निराशा होना या वो पेसिमिज्म की बात किसमें कही गई सबसे पहले मैत्रियानी में कही गई मैथ द फॉलोइंग ठीक है तो इसमें आपको पुराने नाम दे रखे हैं नदी के और आपको नए नाम बताने हैं ये इसमें मैच करना है तो कुबा जो कि काबुल नदी है और अफगानिस्तान में है पुरुषनी जो है तो इसका हो जाएगा टू पुरुषनी जो है ये रावी नदी हो गई हमारी सदा नीरा हमने अभी पढ़ी थी गंडक वन हो गया और शुतुदुरी हमारी सतलज हो गई ठीक है तो 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका आंसर हो जाएगा Which of the following river in Rig Veda established the Aryans relation with अफगानिस्तान कौन सी रिवर से ये रेफरेंस मिलता है कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशंस थे आर्यंस के रिलेशंस थे तो इसका आंसर हो जाएगा कुब्बा और कुर्रम कुब्बा और कुर्रम जो है वो ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया है जो कि दोनों रिवर कहाँ की है अफगानिस्तान की है इससे पता चलता है कि आर्यंस के रिलेशन अफगानिस्तान से भी थे अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ वैदिक रिवर कुबा अभी हमने पढ़ा कि कुबा की लोकेशन कहाँ होगी अफगानिस्तान में जो कि ऋग्वेद में भी ये मेंशन है reference of which of the following river in Rig Veda indicates that Afghanistan was a part of early Vedic territory again same question तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें से लाई ना कुब्बा एंड सुवास्तु उसमें से who among the following Vedic deity was believed to be their priest तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा था जो वैदिक डेटी के प्रीस्ट यानी पंडित माने जाते थे इसमें से तो इसका आंसर है बृहस्पति यानी बृहस्पति को जो है वैदिक डेटी का प्रीस्ट माना जाता था भाई ये पंडित हुआ करता था बृहस्पति क्योंकि डेटी तो कौन हो गए अग्नि हो गए इंद्र हो गए ठीक है ये तो वरुण हो गए ये होते थे डेटी और इनका प्रीस्ट कौन हो जाएगा बृहस्पति को इनका प्रीस्ट माना जाता था Which of the following is described as god of war in Rig Veda? God of war, युद्ध का भगवान किसको कहा जाता था? युद्ध का भगवान किसको माना जाता था वैदिक पीरियड में? युद्ध का भगवान माना जाता था इंद्र को कहा जाता था ठीक है मोस्ट ऑफ ऋग्वैदिक सुक्तास आर डिवोटेड ज्यादातर जो सूक्त लिखे हुए हैं ऋग्वेद के वो किसको डिवोट किए हुए हैं इंद्र को ये तो हमने पढ़ा ही था अभी Most who among the following was the most popular god of early Vedic Aryans? Obviously, इंद्र आप देख रहे हो कितना रिपीटेशन है आप देखो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ये वन लाइनर्स मैंने नहीं बनाए हैं ये सब क्वेश्चंस आ रखे हैं कोई 2002 में 2008 में 10 में बट वही सेम क्वेश्चंस इन्होंने घुमा घुमा के पूछ रखे हैं The name of which of the following Vedic deity is नोट मेंशन इन बोजा कोई इंस्क्रिप्शन ये देखो ये पहले भी आया क्वेश्चन इसमें पहले ये पूछ लिया कि इनके नाम कहाँ पर है मेंशन है ठीक है तो उसमें आंसर था बोगास कोई अभी पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका नाम बोगास कोई पर नहीं है बोगास कोई अभी हमने पढ़ा था ये कहाँ पर है टर्की में एक मीनार है जिस पर 4 हिंदू देटी के नाम मिलते हैं तो इसमें से ये पूछ रहा है किसका नाम मेंशन नहीं है तो इसमें अग्नि का नाम मेंशन नहीं है इंद्र है मित्र है वरुण है और इसमें चौथा नाम था नसात्या का नशात्या ठीक है नसत्या ठीक है तो इसमें 4 ये नाम मेंशन है बोगास कोई एडिक्ट है जो उस इंस्क्रिप्शन है उस पर और इसी से हमें पता चलता है कि जो आर्यंस है वो ईरान से इंडिया की तरफ आए थे क्योंकि वहां पर भी वही नेम है यहाँ वेदास में भी वही नेम देखने को मिलते हैं मैं बोगास कोई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बोगास का बोगास कोई क्यों जरूरी है
अभी हमने पढ़ा कि ये टर्की में है और इस पर क्या 4 वैदिक डाइटीज है जो गोडेस है उनके नाम मेंशन है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। Which of the following inscriptions tells about the Aryans movement from Iran to India? कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो आर्यन है वो इंडिया से ईरान की तरफ आए थे, ईरान से इंडिया की तरफ आए थे? तो बोगास कोई कहाँ पर है? टर्की में। एक ही क्वेश्चन देखो, इसने हर तरह से पूछ लिया कि कहाँ से पता चलता है कि ईरान से इंडिया की तरफ आर्यंस आए थे। बोगास कोई। बोगास कोई क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पे वैदिक डेटीज और गोडेस के नाम लिखे हुए हैं। बोगास कोई पर किस किस के नाम नहीं लिखे हुए हैं और किसके नाम नहीं लिखे हुए हैं। मतलब इसने हर तरह से एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा के पूछ चुका है ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिगार्डेड एज द हब ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन थे जहां पर आर्यन कल्चर बहुत ज्यादा मिलता था, मतलब आर्यन कल्चर सबसे ज्यादा यहीं पे मिलता था। कौन से एरिया थे? तो कुरु और पांचाल। और ये हमें कहाँ से पता चलती है ये बात? हमें सतपथ ब्राह्मण से पता चलती है। किससे पता चलती है? सतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है इनके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एरा वाज नॉट इंक्लूडेड इन रत्नीम? अब ये रत्नीम क्या होता था? होता क्या था वैदिक पीरियड के टाइम पे ना, एक मतलब कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे जिनको रत्नीम कहा जाता, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स आप कह सकते होते थे, जिसमें 18 लोग होते थे, 18 ऑफिशियल्स होते थे। उनके ग्रुप को रत्नीम कहते थे। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं था? तो ये नहीं था स्थापति, यानी ग्रामीणी था, महिषी था और सुता था। 18 लोग ऐसे हुआ करते थे, जैसे पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, वज्रपति हो गया, जीवाग्रीवा हो गया, इस्पासास, ग्रामणी, कुलापति, मध्यमासी, भागादुगा। भागा, देखो, भागा दुगा। और हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में भागादुगा किसको कहते थे? रिवेन्यू कलेक्टर को कहते थे। किसको कहते थे? रिवेन्यू कलेक्टर को कहते थे। अब देखो कुछ चीजें कैसे रिपीट होती है। एक में इसने पूछा है कि इसको भगादुगा कहते थे, रिवेन्यू कलेक्टर को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से यानी अब इन्होंने भगादुगा क्यों पूछा? क्योंकि ये 18 रत्नीन का पार्ट है, इसलिए इन्होंने भगादुगा पूछ लिया। और इस वाले में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रत्नीन नहीं है। तो बेसिकली मेन बात तो इनकी यही होगी ना कि ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है कि आपको ये सारे पता है नहीं है। तो इसमें बाकी के भी आप लोग याद कर लेना, पुरोहित, सेनानी, वज्रपति, ये सब भी, ठीक है। द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद, वैदिक रिचुअल्स होता किस चीज से रिलेटेड है? एसोसिएटेड है ऋग्वेद से। होता क्या होता था? होता मतलब होता था प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब होते हैं पुजारी। जो ऋग्वेद, होता कह लो या होत्री कह लो, ये तो होता था ऋग्वेद से रिलेटेड। अब जो यजुर्वेद का प्रीस्ट होते था उसको क्या बोलते थे? अधर्वायु। उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? जो यजुर्वेद का प्रीस्ट होता था उसको बोलते थे अधर्वायु। ठीक। जो सामवेद का प्रीस्ट होता था उसको बोलते थे उद्गात्री। क्या बोलते थे? उद्गात्री। और जो अथर्ववेद का प्रीस्ट होता था उसको कहते थे ब्राह्मण। क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। ठीक है। हम्म। ये मतलब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इन्होंने ऋग्वेद का पूछ लिया तो ये आगे का भी पूछ लेंगे कि यजुर्वेद का पूछ लेंगे, अधर्वायु कहते थे। मतलब ये सब प्रीस्ट ही होते थे, लेकिन अलग अलग वेद में इनको अलग अलग नाम से बुलाया गया है। बस इतना ही फर्क है। द टर्म आर्यन, आर्यन का मतलब क्या होता था? सुपीरियर रेस, क्योंकि अपने आप को वैसे भी सुपीरियर ही मानते थे। और ये संस्कृत भाषा का शब्द है। मीनिंग ऑफ वर्ड आर्या इन क्लासिकल संस्कृत, ए ग्रेट पर्सन।
अपने आप को ये क्या मानते थे, सुपीरियर ही मानते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाता है, दैट इज वीणा, क्योंकि समुद्रगुप्त के कॉइन्स पर भी मिलता है वीणा बजाते हुए, और नारद को भी मेंशन है जो ल्यूट बजाते थे, वीणा बजाते थे। तो क्योंकि नारद भी मेंशन है कि वो वीणा बजाते थे, तो इसलिए सबसे पुराने तो वही गए, एंशियंट मोस्ट जो सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज वीणा। किंग अश्वपति ड्यूरिंग उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकया, किसके रूलर थे, केकया के रूलर थे, कौन थे, तो किंग अश्वपति जो थे वो कहाँ के रूलर थे, केकई के, और केकया, और केकया ये वही है, ये पिता थे किसके, क्वीन केकई के पिता थे ये, जो राजा दशरथ की पत्नी थी। ठीक है, किंग दशरथ की जो पत्नी थी, भगवान राम की माता कह सकते हो आप। ठीक है, तो वही थे के कया के ये किंग थे, इनके पिता अश्वपति। और विदेहा, विदेहा के कौन थे, जनक, इसलिए जो माता सीता उनको वैदेही भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैदेही भी कहा जाता है। जो पांचाल थे वो, वहां के किंग कौन थे, जवाली, प्रवाहन जवाली। ठीक है, और काशी के किंग कौन थे, काशी का किंग कौन, अजात शत्रु, काशी का किंग कौन, अजात शत्रु। नेम द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू द पंचजना ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। देखो ऋग्वैदिक आर्यंस में ना 5 जन कहते थे जिनको, ट्राइब्स हुआ करती थी पंचजना ऋग्वैदिक आर्यंस की, तो उनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो 5 में से नहीं है, तो किक्कट नहीं है, किक्कट, किक्कट नहीं है, कौन कौन है फिर, कौन कौन है फिर, इसमें हो जाएगी यदु, पुरु, दुर्वासु, फिर है द्रुयु, और पुरु हो गई, और अनु, ये 5 पंच जना थे। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी ऋग्वैदिक आर्यंस की। थोड़ा सा इस तरीके से, पता नहीं इसमें सही से चलता नहीं क्यों, द्रुयु और अनु, यदु, पुरु, दुर्वासा, ये 5 ट्राइब्स थी आर्यन ऋग्वैदिक टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वामसा, महामंत्रा और वंशानुचरित्र आर द इंडिकेटर्स ऑफ पुराणास, किस चीज के इंडिकेटर है ये, पुराण के इंडिकेटर्स हैं। मतलब यानी कि ये कह रहा है कि ये सब चीजें किस में मिलते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वाम, मनवंतरा, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, ये पुराण को इंडिकेट करते हैं। और ये कौन से पुराण में मिलता है, अमर कोश पुराण में, अमर कोश पुराण में, कौन से पुराण में, अमर कोश पुराण में। अच्छा, अब देखो, जो सर्ग है ये किस चीज के बारे में बताता है, ये बताता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ ये बताता है सर्ग। फिर आता है प्रतिसर्ग, ये बताता है कि जब कोई चीज डिसोल्यूट हो जाती है, कोई चीज डिसोल्व, किसी चीज का डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद फिर कैसे वो क्रिएट होती है। यानी एक बार सबसे पहले क्रिएशन तो बताता है यहाँ पे सर्ग में, क्रिएशन यूनिवर्स कैसे बना। फिर कोई चीज आई है तो वो डिसोल्व तो होगी, और जब वो डिसोल्व हो गई उसके बाद उसका जब सेकंड टाइम की क्रिएशन हुआ वो कैसे हुआ, वो प्रतिसर्ग बताता है। फिर आ जाता है वामसा, फिर आ जाता है वामसा, वामसा बताता है
कि जो ऋषि है और देवता है उनकी जीनियोलॉजी के बारे में, यानी उनकी वंशावली आप कह सकते हो। ऋषि के बारे में पढ़ते हैं ना, ये ऋषि वो ऋषि ऐसे ऋषि, ये देवता वो देवता। तो उनकी जीनियोलॉजी किस में लिखी हुई है? वामसा में लिखी हुई है। फिर आते हैं मनवंतराज। अगर हम मनवंतराज की बात करें तो ये बताता है कि जो मनु है उसने कितना रूल किया, उसके रीन के बारे में बताता है, उसके रीजन के बारे में, उसके शासन के बारे में बताता है और मनु। फिर है वंशानुचरिता। वंशानुचरिता बताता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें बताता है जिन्होंने जिन राजाओं ने पूरी दुनिया को क्या किया, रूल किया, उनके बारे में बताता है। जिन राजाओं ने रूल किया। पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह स्कंद वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मानंदा पुराण। ठीक है, टोटल हमारे 18 पुराण हैं। ठीक, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं भी याद कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, who among the following is considered to be the first lawgiver of India? इंडिया को पहला लॉ देने वाला क्या था? कौन था? तो वो था मनु। इसलिए मैंने बोला ना, मनु स्मृति जो है वो सबसे पुराना लीगल टेक्स्ट है। मनु स्मृति, मनु स्मृति। तो सबसे पहला जो लॉ गिवर है दैट इज मनु। ठीक, नहीं, मनु स्मृति लिखी है। मनु ने ही क्या लिखी? मनु स्मृति, मनु स्मृति। ठीक है। Who among the following had not participated in दशाग्रिया बैटल? ये वही दशाग्रिया बैटल है, 10 किंग बैटल जो था, हमने भी पीछे पढ़ा था, जिसको वर्सेस किंग सुदास, 10 राजा एक तरफ और एक तरफ किंग सुदास फ्रॉम भरत डायनेस्टी। ठीक है, तो ये वही है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इस बैटल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ऋग्वेद से। ज्यादातर चीजें ना आपको ऋग्वेद में ही मेंशन मिलेंगी, वहीं से इसके बारे में पता चलता है। और ऋग्वेद में ये पूछ रहा है कि किस किसने, मतलब इनमें से कौन सा था जिसने नहीं किया था, दैट इज गांधारी। गांधारी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी किसने करा था? त्रिस्तु, पक्था, विशारिन, और दूसरे कौन थे? अनु, जो हमने पीछे पढ़ी थी, दुर्वासा डायनेस्टी, जो 5 हमने ट्राइबल्स पढ़े थे, द्रुव, और भी थे। ठीक है, शिवा, ये सब किंग एक तरफ थे जिसने इसमें भाग लिया था, और दूसरी तरफ थे किंग सुदास जो भरत डायनेस्टी से थे। ठीक है, इनके बीच में हुआ था और बाद में किंग सुदास ही इसमें जीते भी थे। ठीक है, द वर्ड कोशकीय स्टैंड फॉर। कोशकीय जो वर्ड है किस चीज के लिए यूज किया गया? सिल्क के लिए यूज किया गया। हमने पीछे अभी पढ़ा था, जैसे यवा किसके लिए? बारले के लिए। ऐसे ये कह रहा है कि कोशकीय जो है वो किस चीज के लिए यूज किया गया? सिल्क के लिए, और ये हमें वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें मेंशन है। ठीक है, उससे पता चलता है। Which of the following epics the measurement of sacrificial altars are given? जो sacrificial, जो यज्ञ करने के जो altars होते हैं, उसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो कहाँ से, मतलब वो कितने, उसकी माप इंच, जो ज्योमेट्रिक नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें सुलवा सूत्र से, जो कि संस्कृत स्क्रिप्चर्स होते हैं, जिसमें यज्ञ की ही बातें लिखी हुई है। यज्ञ, यज्ञ किस तरीके से होना चाहिए, यज्ञ में क्या होना चाहिए, ये सब चीजें किसमें? इसी में लिखी हुई है। ठीक है, यज्ञ डीड्स के बारे में, यज्ञ डीड्स ही इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किसमें? सुलभ सूत्रा में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग वैदिक एज वाज। किस बेस पर अनटचेबिलिटी हुआ करती थी पिछले टाइम में, जो पिछली वैदिक टाइम, वैदिक पीरियड में अनटचेबिलिटी किस बेस पर हुआ करती थी? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन।
ओके, जैसे आज के टाइम में जो है अनटचेबिलिटी जो है धीरे धीरे वो कास्ट सिस्टम पे आ गई, कास्ट के अकॉर्डिंग। यानी पहले जो होती थी ऑक्यूपेशन पे होती थी कि भाई ठीक है, इनको अनटचेबल्स माना जाता था ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, लेकिन अब जो है वो कास्ट के बेसिस पे उसको अनटचेबल माना जाता है। ऋग्वेद इज collection of verses, 5 months. Consider the following statement in reference to Vedic deity Indra. इंद्र के बारे में ये कह रहा है। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। पनिश सिनर्स, पता नहीं। वॉज द गार्जियन ऑफ द मोरल सिस्टम, नहीं पता। तो गॉड ऑफ रेन, हाँ ये पता है। वन तो होगा, फोर तो होगा ही, 1 and 4 होगा। तो जो पनिश्ड सिनर्स था एंड वॉज द गार्जियन ऑफ द मोरल सिस्टम, ये कौन सा गॉड के लिए था? ये था वरुण के लिए। यानी जो वरुण गॉड था वो पनिश करता था और वही था मोरल सिस्टम को देख रेख रखने वाला। ठीक है, तो जो वरुण डैटी था वो इसके लिए था, किसी कोई भी सीन करता था, पाप करता था, उसको पनिश करने के लिए, और मोरल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 and 4 हो जाएगा। सो या दैट्स इट, हमारे सारे क्वेश्चन आज यहाँ खत्म होते हैं। सो हमने प्री हिस्टोरिक एज के क्वेश्चंस कर लिए, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस कर लिए, और आज हमने वैदिक एज के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी पीवाईक्यू हमारे आए हुए हैं यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जनपद करेंगे, जो भी हमारे जनपद से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करेंगे। इसी के साथ साथ कल हम शुरू करेंगे जनरल साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, जनरल साइंस के भी मैं कल एक लेक्चर लूंगी। जनरल साइंस के जितने भी हमारे बायोलॉजी के पीवाईक्यू है वो मैं आपको कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक इट। ठीक, सो या, stay happy and stay healthy. Okay, bye.